जाको राखे साया मार सके ना कोई। अमरीश मिश्रा स्पीक्स और अमरीश मिश्रा यानी जो दो मेरे चैनल पहले बैन हुए थे, जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन जिसके करीब 62,000 सब्सक्राइबर्स थे, जो 5 महीने पहले बैन हुआ था। फिर जो दूसरा मैंने अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 बनाया जिसके 54,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे केवल 1.5 महीने में, वो 3 महीने पहले बैन हुआ। फिर जो तीसरा चैनल मैंने बनाया अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 जिसके करीब 13,000 जिसके सब्सक्राइबर्स हो गए थे, वो अभी 2 दिन पहले बैन हुआ। और ये देखिए आप, कुछ मेरे दोस्तों की मेहनत, कुछ खास लोगों की जो उन्होंने ध्यान दिया इस बात पे, और सबसे बड़ी बात आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, तीनों चैनल रिस्टोर हो गए। और ये बात सही है कि देखिए उसको लेके 5 महीने पहले बैन हुए थे, 3 महीना पहले एक बैन हुआ था, एकदम से वो पिकअप नहीं करेंगे, या एक जो अभी हाल में 2 दिन पहले बैन हुआ था। लेकिन मैं ये वीडियो तीनों चैनल में डाल रहा हूं ताकि तीनों चैनल के सब्सक्राइबर्स उसको समझ सके, देख सके। एक ही वीडियो है आज का जो पैलेस्टाइन अपडेट है, क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल फिर से गाजा में हमला करने की कोशिश कर रहा है। जो इजराइल का भयंकर ह्यूमिलेशन हुआ, जिस तरीके से हमास ने पूरा जो प्रिजनर एक्सचेंज था और खास तौर पे जो लास्ट प्रिजनर एक्सचेंज था, उसमें जो इजरायली होस्टेजेस छूटे, उन्होंने जो हमास का माथा चूम लिया, उससे पूरा इजराइल इस समय हिला हुआ है। और उसकी जो जनता है वो नेतन्याहू से कह रही है कि हमास ने अच्छी तरह ट्रीट किया प्रिजनर्स को, और बाकी प्रिजनर्स को लेकिन तुम लाओ, जल्दी से जल्दी लाओ। और हमास भी यही बात कह रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने उसमें अड़ंगा लगा दिया जब उसने जो उसने आखिरी बैच में जो होस्टेजेस, जो करीब 6 होस्टेजेस हमास ने छोड़े, उसके बदले जो करीब 600 से 800 जो फिलिस्तीनी जो फ्रीडम फाइटर्स, उनको कैदी आज से कहना बंद, पहले भी मैंने ये ट्रेंड शुरू किया था, जो फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी है उनको इजराइल ने छोड़ने से मना कर दिया। और आज जो बयान आ रहा है, आज नेतन्याहू ने एक सिक्योरिटी मीटिंग की है, उसके बाद आज नेतन्याहू पे जो केस था जिसपे वो हर जगह जिसपे उसको अपीयर होना पड़ता था, आज उसको कोर्ट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। इसलिए इसका मतलब है कि इजराइल में जो अंदरूनी संघर्ष चल रहा था उससे कहीं ना कहीं नेतन्याहू निजात पाने में कुछ हद तक सफल हुआ है, कुछ हद तक। और उसने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। वो स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है कि सीरिया में अद्भुत घटना हो गई। सीरिया में एक तरह का विद्रोह हो गया है। पूरी जो एक सिचुएशन है, खास तौर पे जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने जो कल बयान दिया, और उन्होंने कहा कि सीरिया में हम इनडेफिनेटली रहेंगे। लेबनान के बारे में भी उन्होंने ये बात कही कि कुछ दिन तक इजराइल और रहेगा, वहां इनडेफिनेटली नहीं कहा। लेकिन 5 गांव लेबनान में आप जानते हैं कि इजराइल 5 गांव तक सीमित है और वहां से उसको हटना ही है, पर वो प्रोलॉन्ग कर सकता है। और हिजबुल्ला भी पूरी तरीके से इस चीज की तैयारी कर रहा है। आज आपको बताएं तो कुछ ड्रोन्स भी उधर से छोड़े गए जो इजरायलीज कह रहे हैं कि हमने इंटरसेप्ट किए। लेकिन फिर से इजरायलीज की उतनी हिम्मत नहीं हो रही है ये कहने की साफ साफ कि हिजबुल्ला ने छोड़ा है, क्योंकि उसके जो नॉर्दर्न सेटलमेंट्स में लोग हैं जो वापस आने की, जो 5 लाख लोगों को इजराइल वापस लाने की कोशिश कर रहा है, वो वापस नहीं आ रहे हैं। मुश्किल से सैकड़ा भी ये संख्या पार नहीं हो पाई। उसके बाद सीरिया में जो इजराइल घुसा, कल इजराइल कार्ड्स ने जो उनके डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कह दिया कि इजराइल यहां से नहीं हटेगा, इनडेफिनेटली रहेगा। आज उसी जगह जहां इजराइल फोर्सेज हैं, कुनैत्रा और दारा, वहां पर आज बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और जिस तरीके से इजराइल को गाली पड़ी है, और ये सब के सब सुन्नी ट्राइब्स जो उस एरिया की हैं, यानी जो साउथ लेबनान में ड्रूज एरिया है, ड्रूज एरिया के बाद सुन्नी एरिया है। और इजराइल को लग रहा है कि ड्रूज को उसने जीत लिया है, जबकि ड्रूज की जो लेबनान में पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है, वादी जुम्बलाट की। और यहां पर सीरिया में जो प्रदर्शन हुए हैं आज, गजब के प्रदर्शन, यानी नेतन्याहू को खुले आम खबीस कहा गया। ये कहा गया कि नेतन्याहू हर तरह की चीज को वायलेट कर रहा है। और ये जो पूरा जो सीरिया पे कब्जा है, जो सीरिया के जिस भी हिस्से पे जहां तक भी इजराइल ने कब्जा किया है, वो इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, उसमें एचटीएस के लोग नहीं थे, यानी सीरिया की सरकार के लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने विरोध भी नहीं किया। और ये सारे जो प्रदर्शन हैं
ये जनता ने, मतलब जो वहां के क्लैंस हैं, वहां की जो ट्राइब्स है, उन्होंने अपने बल पे किया और उन्होंने छाती ठोक के कहा कि नेतन्याहू को यहां से हटना पड़ेगा। नेतन्याहू देखिए जो पूरा एक उसने गाजा का प्लान एक बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज तीनों चैनल रिस्टोर हुए हैं और मैं तीनों चैनल पे ये वीडियो डाल रहा हूं। फिर आगे से आप जिस चैनल को ज्यादा आप लोग बताइए कि जो पहला जो था या दूसरा या तीसरा, इसमें से मैं किस पे पैलेस्टाइन की न्यूज केंद्रित करूं। बाकी जो दो चैनल हैं उस पे मैं जो बाकी न्यूज हैं या जो और वेस्ट एशिया की न्यूज है, इंडिया की न्यूज है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स हमारे पास काफी हैं बाकी दोनों चैनल्स में भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिए जो पूरी सिचुएशन आई है, ये हमास की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है, हमास की जीत है। और जो खास तौर पे जो कुछ खास लोग, वसीम अकरम त्यागी, उनके मित्र, जो पूरा इसमें उन लोगों ने मदद की, और उनका खास आभार हम व्यक्त करते हैं। अब देखिए जो प्लान क्या है इजराइल का गाजा पे फिर से कब्जा करने का। गाजा में आपको याद होगा साउथ से लेके नॉर्थ पूरा जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, करीब 20 लाख की पॉपुलेशन गाजा की है। 45 किलोमीटर की वो स्ट्रिप है, एक एंड से दूसरे एंड, यानी नॉर्थ से साउथ। और वहां पर नॉर्थ गाजा को बुरी तरह से खाली करा दिया गया था, यानी उसमें लोग रहे थे, 70-80 हजार लोग रह गए थे, जो आखिरी जनरल्स प्लान एक हुआ। और जिसमें मैं, क्योंकि अगर पहले वीडियो वाले जो पहले चैनल वाले लोग सुन रहे हैं तो 5 महीने बाद सुन रहे हैं, जो दूसरे चैनल वाले सुन रहे हैं वो 3 महीने बाद मुझको सुन रहे हैं, जो उसमें, और जो कॉमन है, जो मेरे तीसरे चैनल से भी जुड़े थे, वो ये बात सुन चुके हैं कि किस तरीके से जो नॉर्थ गाजा है, नॉर्थ गाजा पे जो जनरल्स प्लान था और उस पर जो पूरा जिस तरीके से कब्जा किया गया। और हाँ, हमने चौथा चैनल भी बनाया था जिसके करीब 900 सब्सक्राइबर, वो कल ही बना है, 900 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो उस पर भी देखिए मैं कोशिश करूंगा चारों में डालूं, लेकिन मैं देखिए जो आप आप सुझाव दीजिए सारे चैनल्स पे, आप सुझाव दीजिए कि हम कौन सा चैनल हम खास तौर पे फिलिस्तीन के लिए हम केंद्रित करें। वो जो विवा पैलेस्टाइन है, जो पहला चैनल, दूसरा कि तीसरा, और चौथा तो मान लीजिए अभी शुरू ही हो रहा है। अब आपको बताएं कि जो अब देखिए गाजा, जैसे मैंने बताया 45 किलोमीटर की स्ट्रिप है, उसमें देखिए जो प्लानिंग है। अब एक सवाल यहां पर उठता है कि वेस्ट बैंक में ऑलरेडी 21 बटालियन इजरायली फौज की लगी हुई है, और अभी तक तो रिजर्व बटालियंस थी, जो रेगुलर बटालियंस है वो भी इजराइल ने लगा दी। अब जो वहां पर टाइम भी भेज दिए हैं जेनिन में पूरी, और वहां पर कोशिश हो रही है कि वेस्ट बैंक से करीब 70 से 80 हजार फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करके उनके घरों को तोड़ के वहां हम जूइश सेटलमेंट्स बनाए। और यह खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्टर स्मोत्रिच की लाइन है कि हम यहां पर जूइश सेटलमेंट्स बनाए। गाजा में जो हमें सीज फायर करना पड़ा, जो अपमानजनक, जो इजरायली होस्टेज ने जो हमास के लड़ाकों का माथा चूमा, उसको नेतन्याहू ने अपमान बताया और कहा कि इस तरह की सेरेमनीज हमास अगर ना करे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमास ने कहा कि तुम पहले जो 600 से 800 फिलिस्तीनी छूटने हैं उनको छोड़ो। खैर, वेस्ट बैंक में देखिए जो पूरी सिचुएशन है उसमें लगातार रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इजराइल और प्रेशर बना रही, क्योंकि इजराइल को यह दिखाना है कि उसने कम से, वो लेबनान में पीछे हटी, गाजा में पीछे हटी, तो वेस्ट बैंक में कुछ हिस्सा वो एनेक्स कर ले, कुछ हिस्सा वो अपने में मिला ले और जूइश सेटलमेंट उसमें बना ले। लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर हर चेक पॉइंट पर 900 चेक पॉइंट हैं, वहां चप्पे चप्पे के लिए लड़ाई हो रही है। रेजिस्टेंस पूरी तरीके से वहां मुस्तैद है। आज ही देखिए जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का सेंटर है उसने पूरे जो आंकड़े जारी किए हैं, आज कम से कम 133 जगह रेजिस्टेंस की फाइट वेस्ट बैंक में हुई है इजरायली आईडीएफ से। और उसके बाद इस पूरी सिचुएशन में किफ्र ब्रिगेड, नहाल ब्रिगेड, दुविदान ब्रिगेड, गिवाती ब्रिगेड, ये सब भी वेस्ट बैंक भेज दी गई। अब ये कह रहे हैं, आज बयान स्मोत्रिच का ही आया है कि हम कहीं ना कहीं इस पे हमला कर देंगे, यानी गाजा पे जब हम हमला करेंगे सही वक्त पे, ऐसा हमला होगा, इतना प्रिसाइज हमला होगा कि सब पूरी दुनिया चकित रह जाएगी। जैसे 7 अक्टूबर को, मतलब वो बात वही कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया, उस तरीके का हमला अब इजराइल गाजा पे करेगा। और आप देखिए कितनी ये भोंडी बात है, कितनी ये अजीब सी बात है कि तुम कैसे करोगे, तुम इस चीज को, तुम्हारे पास जो सैनिक, अच्छा ठीक है,
तुम लेबनान से बुला के, अच्छा सीरिया में तुम कह रहे हो हम इनडेफिनेटली रहेंगे, वहां भी हजारों इजरायली सैनिक है, लेबनान बॉर्डर पे अभी हजारों इजरायली सैनिक है। जो अभी शहीद हसन नसरल्लाह का फ्यूनरल हुआ 23 फरवरी को, उस दिन जो हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम साहब ने कहा कि 75,000 इजरायली सोल्जर्स लेबनान पे उन्होंने हमला किया था, और उनको संधि करने पे चंद 10 से 15,000 हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने मजबूर कर दिया। और आप सोचिए कि अभी हिजबुल्लाह के पास कितनी ताकत है, कितनी वहां पर टनल्स हैं, कितनी अंडरग्राउंड सिटीज हैं, कितनी मिसाइल सिटीज है। अब इजराइल जो है वो लेबनान से, भाई अगर गाजा पे हमला करना है तो फौज चाहिए, और फौज में जो रिजर्व फोर्स, देखिए इजराइल की फौज की समस्या है, 70-80 हजार ही उसमें रेगुलर सोल्जर्स है, बाकी सब रिजर्व सोल्जर्स है। अब रिजर्व सोल्जर्स 21 बटालियन वेस्ट बैंक में लगी है, अभी वहां रेगुलर बटालियन भी भेजी गई हैं क्योंकि वेस्ट बैंक को कब्जा करना है। तो ये इनका प्लान है कि वेस्ट बैंक को हम कुछ हद तक कब्जा कर लें आने वाले दिनों में, उसके कुछ हिस्से को, बहुत ही छोटे हिस्से को, मतलब 30 लाख की आबादी वेस्ट बैंक की है, करीब इन्होंने 30, इनका जो कहना है इजराइल का, 70 से 80 हजार पैलेस्टीनियन हमने डिस्प्लेस किए हैं। एक्चुअल फिगर कम है, इसकी आधी है, और हमने करीब 100 से ऊपर घर डिमोलिश किया। तो 100 से ऊपर तुमने इतने बड़े वेस्ट बैंक में, जो जेनिन से लेके जरीको तक है, उसमें तुमने 100 से ऊपर घर डिमोलिश कर दिए, तो तुम कितनी जमीन वहां पर हथिया सकते हो, ये देखने में आ रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस वहां पर रोज हो रहा है, तुम्हारे जो सेटलर्स हैं, तुम सेटल भी कराओगे तो वो रह नहीं पाएंगे, आईडीएफ को वहां लगातार बने रहना पड़ेगा। और इधर तुम कह रहे हो कि हम गाजा पे हमला करेंगे। गाजा में हमला करने की जो एक्सक्लूसिव अमरीश मिश्रा स्पीक्स कह लीजिए या अमरीश मिश्रा चैनल, इस पे जो मैं आपको खास बता रहा हूं कि इनकी जो प्लानिंग है, ये वही प्लानिंग है जो 2021 में बनी थी। और 2021 में इनकी प्लानिंग थी कि हम गाजा को फिर से, हम गाजा में घुसेंगे और गाजा को कब्जा करके वहां पर हम जूइश सेटलमेंट्स बनाएंगे। ये इनकी 2021 को इनकी मंशा थी, और ये बात ऑलरेडी प्रिंट में आ चुकी है। हालांकि उसको पब्लिसिटी उसको नहीं दी गई, उसको दबाया गया, लेकिन फिर भी वो प्रिंट में आ गई। और उसको अगर आप पढ़िएगा तो हू बहू अभी जो प्लानिंग है, क्योंकि मुझे एक खास सोर्स से इजराइल की प्लानिंग लीक हुई है, एक प्लानिंग वो लोग बना रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे हमास 7 अक्टूबर 2023 को साउथ गाजा में उसने जो कुछ सेटलमेंट्स थे, खासतौर पे जो मतलब जिनको क्यूब्यूट्स कहते हैं, और वो जो सेटलमेंट थे जो गाजा से लगे हुए थे, वहां पर जो हमला किया, जो आज तक बसे नहीं है, वहां पर जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, तो उसने 3 पॉइंट से हमला किया। अब इजराइल का पूरा ये सोच है कि उसी पॉइंट पे जहां से हमास ने हमला किया, वहीं से हम एकदम से हमला कर देंगे। तो एकदम से हमला कर दो, मतलब अब आप सोचिए कि इजरायली दिमाग का मतलब दही हो गया, मतलब क्या उसको कहें, वो से अब तुम एकदम से हमला कर दोगे। 2021 से वो प्लान बना हुआ है, यहिया सिनवार के पास वो पहले से था। 2023 में उन्होंने यही कहा था कि अगर हम नहीं करेंगे तो इजराइल हमला कर देगा। तो वो प्लान यहिया सिनवार के पास, तो यहिया सिनवार के पास जो प्लान था, वो क्या हमास के इस समय जो लीडरशिप है, जो नई लीडरशिप पूरी उभर के आई है, क्या उसके पास नहीं है? और अगर आप देखिए उस प्लान को 2021 वाले को, उसमें क्या था कि उसी जगह इनकी प्लानिंग थी कि हम सोचिए 2021 में, और 2 साल बाद यहिया सिनवार ने भी उसी जगह उल्टा हमला किया। अब इनकी प्लानिंग है कि वहां साउथ गाजा से हम लोग घुसेंगे। अभी जो नेत्जरीम कॉरिडोर यानी नॉर्थ गाजा से इजरायली फोर्स विड्रॉ कर चुकी है सीज फायर के बाद, उधर साउथ गाजा में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में बनी हुई है। तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में जो फोर्स एक बनी हुई है, हालांकि वो पीछे हटी है काफी, लेकिन वो बनी हुई है, कभी कभार गोलीबारी भी करती है। तो वो वहां पर जो साउथ गाजा में इजरायली फोर्स घुसेगी, वो राफा में जो फोर्स है उससे लिंकअप करेगी, और उधर नॉर्थ गाजा से एक और हमला होगा, साइमल्टेनियस हमला होगा, एक और हमला होगा। और वहां पर नॉर्थ गाजा से, ये 3 जगह से, यानी राफा में जो फोर्स है साउथ गाजा से जो हमला करेगा। अब 2021 में राफा में फोर्स नहीं थी, तो उस समय यह प्लान था कि साउथ गाजा में 2 जगह से एंटर करेंगे, और एक जो इजिप्ट बॉर्डर जहां पर राफा है और जहां अभी थोड़ी बहुत इजरायली फोर्स है, उस पर अटैक इसलिए 2021 में सोचा गया था जरूरी कि इजिप्ट बॉर्डर है, इजिप्ट के बॉर्डर को भी सिक्योर करेंगे ताकि इजिप्ट इंटरवीन न कर पाए। अब इस पूरी जो सिचुएशन है, इसमें आप देखिए सबसे बड़ी खामी क्या है। इसमें ये 3 जगह से अटैक करने की बात कर रहे हैं, तीनों जगह हमास इस समय उसने एक्सप्लोजिव बिछा दिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो पूरी स्ट्रिप है,
जहां तक इजराइल है, ऊपर से नीचे तक जो गाजा से लगा इजराइल है, उसके बॉर्डर पे एक्सप्लोजिव्स बिछा दिए गए हैं। हमास ने उसके बॉर्डर पे एक्सप्लोजिव्स बिछा दिए हैं और कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि हमास के जो ये एक्सप्लोजिव्स हैं ये क्या है। कोई उसके बारे में बात तक नहीं कर रहा। और इजराइल, ये देखिए, इजराइल का जो इस समय पूरा एक माइंडसेट है, नेतन्याहू बीमार है। नेतन्याहू ने आज, सोचिए, एक नई खबर है, आज उसने ये भी एक ये खबर आई कि जो इजरायली अखबारों ने पिछले दिन कुछ दिन पहले लिखा था कि नेतन्याहू बीमार है, और वाकई बीमार था, प्रोस्टेट कैंसर का उसका ऑपरेशन हुआ था। तो पिछले दिनों जो अखबारों ने लिखा कि नेतन्याहू बीमार है, तो अपने अखबारों के खिलाफ भी उसने एक डिफेमेशन केस किया हुआ है। नेतन्याहू के अगेंस्ट जो केस चल रहे हैं वो अलग है, लेकिन उन्होंने उन अखबारों के खिलाफ डिफेमेशन केस किया। अब बताइए आप। और इस पूरी सिचुएशन में जो ये पूरा जो एक माहौल बन रहा है, इसमें जो नेतन्याहू का एक जो आप देखिए, जो पहले योव गैलन थे और उसके बाद रोनन बार थे, इस तरह के लोग, शिनबेत के चीफ थे, जो हलेवी थे आईडीएफ के चीफ, ये लोग सब या तो छोड़ के जा चुके हैं और या फिर वो जाने की प्रक्रिया में, जैसे रोनन बार के बारे में आ रहा है, और नए लोग आ रहे हैं अभी। जैसे जो सीज फायर की जो शर्तें इजराइल ने नहीं मानी और उसमें एक गतिरोध आ गया है। हमास ने कहा हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक जो तुमको 7वें बैच में तुमको फिलिस्तीनी प्रिजनर्स छोड़ने थे, जब तक तुम नहीं छोड़ोगे हम कोई बात नहीं करेंगे। तो नेतन्याहू ने फिर एक एनवॉय को, डर्वर नाम के एक नए उसके खास आदमी को वहां पर नियुक्त किया। उसने जो शिनबेत के चीफ रोनेन बार जो अभी तक नेगोशिएट कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया और उनको हो सकता है कि वो अगले कुछ दिनों में निकाल दे। तो जो अंदरूनी स्थिति इजराइल की अभी भी वोलेटाइल है। अच्छा, ये जो नेतन्याहू ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वोलेटाइल थी, अब हमने संभाल लिया, और स्मोत्रिच को आगे किया ये बयानबाजी करने के लिए कि गाजा पे जब हमला करेंगे इतना प्रिसाइज, इतना खतरनाक होगा कि पूरी दुनिया अवाक रह जाएगी। तुम क्या करोगे? अवाक तो दुनिया 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक हुई, जब नॉर्थ गाजा में अभी पिछले 1-1.5 महीनों में जिस तरीके से हमास ने ह्यूमिलेट करके मारा है, और तुम जिस पे बाप बाप करने लगे हो, उसका क्या? उसको तो दुनिया ने देखा है। और आप ये बताइए कि ये इनके पास मैनूवर के लिए ऑप्शन क्या है? गाजा कोई आइलैंड नहीं है, गाजा समुद्र से लगी हुई एक स्ट्रिप है, और उस स्ट्रिप को आप 4 जगह, अच्छा, एक चौथी जगह से क्या है, उधर समुद्र से इजरायली ये कह रहे हैं इधर हमने 3 जगह से किया, साउथ गाजा में 2 जगह से, फिर नॉर्थ गाजा में, और फिर हम उधर से अपनी शिप्स हमारी वो बम्बार्डमेंट करेंगे। यानी चारों तरफ से हम उधर शिप, मतलब जो 3 तरफ जो जमीनी इलाका है और जो उधर समुद्र है चौथी तरफ, वहां से हमारी शिप्स जो हैं वो अटैक करेंगे। हम करेंगे ये तो तुम पहले कर चुके हो। इस तरीके से जो 2014 में जो ऑपरेशन हुए थे, 2019 में जो हुए थे, जो लड़ाई या जंगें हुई थी, या इनफैक्ट जो 2005-2006 में जो इजराइल ने गाजा खाली किया था, उस समय उसके जस्ट पहले भी जो लड़ाई हुई थी, उसमें तुमने तो उन युद्धपोतों को यूज कर लिया है, और तुमने बम्बार्डमेंट करके 1.5 साल करीब 50,000 गाजा वासियों को जान से मार दिया, 1 लाख से ऊपर गाजा वासियों को तुमने घायल कर दिया। यानी चलो, अच्छा, उसका बढ़ा हुआ भी ये मतलब मान लें एस्टिमेट, तो चलो 2 से 2.5 लाख तुमने लोगों को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब तुम ये वाला अटैक लॉन्च करोगे तो उसमें जो कौन सा ऐसी नई चीज है, कौन सा ऐसा नया हथियार है, अनलेस एंड अनटिल तुम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने जा रहे हो। न्यूक्लियर बॉम्ब तुम अगर यूज करोगे तब तो फिर वहां पर इजराइल की भी तबाही होगी, बाकी जो वेस्ट एशिया है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सब प्रभावित होंगे, रेडिएशन हर जगह जाएगा। वो तुम कर नहीं सकते हो, तुम्हारा खुद का देश झुलस जाएगा। और उसके बाद ये मत भूलो कि ईरान ने अभी ट्रू प्रॉमिस 3 नहीं किया है। ईरान रोज अपने नए हथियार डेवलप कर रहा है। जो हमारे अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 खास तौर पे, और जो हमारा जो एक तीसरा चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 जो हमने शुरू किया था, जो बीच में गैप हो गया, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इसको फॉलो करिए। जो अभी तक जो पूरी घटना घटी, जब 5 महीने पहले बैन हुआ था, तो उनके उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें रिपीट की हैं। ये वाला, इस वाले वीडियो में भी हम कुछ, देखिए एक लंबा वीडियो रहेगा, इसमें हम कुछ चीज़ें हमको रिपीट करनी पड़ेंगी। और ये देखिए, मैंने इसका करीब 9:30 बजे इसका टाइम दिया था, तो 9:35, 9:40 हो सकता है, लेकिन आएगा ये वीडियो ज़रूर।
अब देखिए, अब यहां पर जो बाकी बहुत सारी जो देखिए चीजें हो रही है, अब इजराइल वेटिकन अपने रेबाइज भेज रहा है कि पोप को कन्विंस करो, क्योंकि पोप एंटी इजराइल हो गया है, तो पोप को कन्विंस करो कि वो प्रो इजराइल हो जाए। उसके बाद सीधी जो एक इजरायली मिनिस्टर, उसने फिर ये कई दिनों बाद पहले एक बार जब 7 अक्टूबर हुआ था तब ये सब हुआ था कि सारे पैलेस्टीनियंस को मार दो, उनके औरतों बच्चों को मार दो, या औरतों बच्चों को अलग करके मर्दों को मार दो। ये बात फिर बीच में रुक गई थी, अभी फिर शुरू हो गई और ये माहौल बनाया जा रहा है कि फिर से एक बड़ा कत्लेआम हम या तो वेस्ट बैंक में या गाजा में हम करें। अब ये सवाल ये है कि जब तक देखिए इजराइल के पास कहीं और से फोर्स नहीं आएगी तब तक इजराइल कुछ कर नहीं सकता, यानी अमेरिका से लेके यूरोप से लेकर, और अमेरिका और यूरोप इस समय भिड़े हुए हैं आपस में यूक्रेन को लेकर। और यूक्रेन के जो ताजा घटनाक्रम है वो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल अभी 3 घंटे पहले के, रशिया ने जो यूक्रेन की राजधानी है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और ट्रंप ने कहा है कि रशिया अगर चाहे तो पूरा का पूरा यूक्रेन वो ऐसे ही ले सकता है, उसको अमेरिका की हामी की या यूरोप की हामी की जरूरत ही नहीं है। ट्रंप यूरोप का मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, ट्रंप के बारे में जो फिर वही बात, मैं जो अगर पुराने चैनल वाले हमारे हैं, ट्रंप की जो पूरी बातचीत है या ट्रंप का जो पूरा अप्रोच है, उस अप्रोच में जो लोग कह रहे हैं ट्रांजैक्शनल है, वो कुछ चाहता है यूरोप से, इससे बाद में वो यूक्रेन की मिनरल वेल्थ चाहता है, यूक्रेन पर कंट्रोल चाहता है, ये बात सही है। और अभी देखिए यूक्रेन कुछ डील भी हो सकती है उसकी अमेरिका से, लेकिन जो भी डील होगी उसमें रशिया को तो का अपर हैंड है, ये तो ट्रंप मान ही चुका है। तो ट्रंप तो अपने दोनों हाथ में लड्डू चाहता है, वो ये चाहता है यूक्रेन से वो डील भी करे, यूक्रेन से जो इतना इन्वेस्ट किया है $200 बिलियन अमेरिका ने, उसका एक पूरा कीमत यूक्रेन चुकाए, और दूसरी तरफ संधि भी हो जाए और रशिया ने जितनी टेरिटरी यूक्रेन की कब्जा की है वो रशिया की हो जाए। अब आप सोचिए ये पूरा अप्रोच है उसका। अच्छा, वो ये सोच रहा है कि थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, थोड़ा सा रशिया से कह देंगे अच्छा ठीक है 10 किलोमीटर पीछे हट जाओ, कीव की तरफ आगे मत बढ़ो, राजधानी की तरफ। ये जो सारी जो चीजें हैं ये रशिया क्यों करेगा, ये रशिया तुम्हारे लिए क्यों करेगा ट्रंप? पूरी जो एक इस समय अपर हैंड तुम खुद ही मान रहे हो रशिया का है, और प्यूटन के हाथ में, मतलब प्यूटन की चित भी है, पट भी। अच्छा, उसके बाद चाइना ने देखिए ताइवान को लेके नई तैयारियां शुरू कर दी, और चाइना के पास एक नया, जो यूएस के पास केवल है, स्टेल्थ बॉम्बर। जो देखिए रशिया और ईरान के पास खासतौर पे ड्रोन्स में बहुत ताकत बढ़ गई है, लेकिन जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, जो अभी भी जो कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो अभी भी हवा, मतलब जो वायुसेना की लड़ाई होती है उसमें वो उनकी स्ट्राइक घातक हो सकती है, वो अमेरिका के यूएस स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। और उस तरह के स्टेल्थ बॉम्बर्स उससे ज्यादा एडवांस चाइना ने डेवलप कर ली। चाइना और प्यूटन की अभी बात हुई है कुछ दिन पहले, और प्यूटन ने चाइना को ब्रीफ किया है, पूरी तरीके से ब्रीफ किया है कि देखिए ये सिचुएशन होने जा रही है। और ये हम लोग जो है यूक्रेन के सवाल पे मतलब जो रशिया ने चाइना से कहा, यूक्रेन के सवाल पे अमेरिका से ये बातचीत चल रही है, यानी चाइना पूरी तरीके से लूप में है, ईरान ऑलरेडी लूप में है, और ईरान, चाइना, रशिया, ये जो एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बन गया है। और देखिए, जो मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि मुझे रिपीट करना ही पड़ेगा, 5 महीने पहले जो चैनल बंद हुआ, 3 महीने पहले जो चैनल बंद हुआ, खासतौर पे उनके लिए बीच में क्या क्या हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग आए हमारे तीसरे चैनल में भी, वो भी बंद हुआ, वो भी शुरू हो गया है। अब आपको देखिए मुझे ये बताना है कि जो इस बीच में सीरिया की जो घटना हुई, 8 दिसंबर को सीरिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की एक फोर्स था, गिर गया, उसमें असाद टिक नहीं पाया। बाद में सारी खबरें आई, इन शॉर्ट आपको बता रहे हैं कि असाद जो है वो उस तरह से रेजिस्टेंस की मदद नहीं कर रहा था, तो इसलिए ईरान ने भी एक हद से ज़्यादा उसका साथ नहीं दिया। अब सीरिया में नया रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उसके साथ सीरिया की जनता भी सड़क पे आ रही है। वो सीरिया की जनता जिसने एचटीएस को सपोर्ट किया, तो वो भी सड़क पे आ रही है, और एक प्रो इरानियन जो एक रेजिस्टेंस सीरिया में वो भी बिल्ड हो रहा है। ये पूरी देखिए परिस्थितियां हमने जहां 5 महीने छोड़ा था या 3 महीने पहले हमने जहां पर छोड़ा था, वो जो सारी परिस्थितियां हैं, वो सारी परिस्थितियां अब देखिए इस समय मैं जो आपको एड्रेस कर रहा हूं उसमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैज रीगेन द इनिशिएटिव, जो कि बीच में उसको सीरिया को लेकर धक्का लगा था। और सीरिया में भी देखिए जो शिया सुन्नी डिवाइड कराने की कोशिश की गई थी वो पूरी तरह से विफल रही है, क्योंकि उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि जो
इजराइल ने जो हमला कर दिया उससे वहां पर सीरिया के लोग यूनाइट हो गए। और आपको बताएं, बीच में खास तौर पे मेरे जो पहले 2 चैनल्स के जो जो दर्शक हैं, जो कुछ महीने पहले जो मतलब जो ऐसा सिनारियो लग रहा था, उसमें अभी का जो डेवलपमेंट है सीरिया लेबनान बॉर्डर पे, लेबनान की कई जो इस तरह की ट्राइब्स हैं, उन्होंने सीरिया की जो फोर्सेज हैं, जो सीरिया में प्रो इजरायली फोर्सेज हैं, उन पे हमला किया और उनको डिफीट भी दी। ये देखिए ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि शिया सुन्नी यूनिटी का जो इस समय हाल है वो कभी भी इसके पहले नहीं था। ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 जो हमला ईरान ने आखिर किया था, देखिए मेरा जो 5 महीने पहले चैनल बैन हुआ था उसके लोग उस समय नहीं सुना होगा, लेकिन जो दूसरे जो 3 महीने पहले बैन हुआ था अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1, उसके लोगों को याद होगा ईरान की हमने पूरी लाइव कवरेज आपको दी थी जब ईरान अटैक कर रहा था, और 1 अक्टूबर 2024 को, और उसके बाद 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने हमला किया ईरान पे। और फिर ईरान की अभी ट्रू प्रॉमिस 3, यानी जो एक ईरान ने कहा था हम हमला करेंगे, फिर सीरिया हो गया, बहुत सारी और घटनाएं होगी, फिर गाजा में सीज फायर हो गया, लेकिन जरा सा भी अगर इसमें इजराइल ने देखिए कोशिश की, गाजा वही जो इजराइल का प्लान है गाजा में घुस के कुछ करने की, तो ईरान बैठा हुआ है तैयार, ईरान हमला कर देगा। ईरान के पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो हमला नहीं करेगा। अभी उसके ईरान की 46th रेवोल्यूशन, मतलब ये ईरान का जो 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था उसकी 46th एनिवर्सरी हुई और मनाई गई हो। और उस 46th एनिवर्सरी में मैंने अपने तीसरे चैनल में वो 2 वीडियोस बनाए थे, अभी तीसरा आना बाकी, वो मैंने डाले। और जो फिर उसके बाद तीसरा चैनल भी बंद हो गया, तो चौथा जो मैंने शुरू किया, जिसके अभी लगभग 1000 भी नहीं हुए सब्सक्राइबर, जो कल ही शुरू हुआ था, उसमें भी मैंने ईरान पे डाला। और मैं इस पे अमरीश मिश्रा, ये जो पहले दूसरा चैनल है, इसमें भी मैं ईरान वाले वीडियोस डालूंगा। अभी देखिए जो एक नया जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के अंदर थी, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस और मजबूत हुई हैं, और उन्होंने कुछ 3-4 बड़े असैसिनेशंस किए फिर से। अभी की बात बता रहे हैं, उन्होंने फिर से 3-4 असैसिनेशंस किए हैं, खासतौर पे कुछ मोसाद एजेंट्स के जो इजिप्ट और सऊदी अरेबिया में हैं। और टर्की के अंदर एक बड़े स्तर पे मोसाद के जो लोग हैं वो पकड़े गए। उसके साथ साथ अर्दोगन की जो पोजीशन है, अर्दोगन का मान लीजिए अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू हो सकता है, लेकिन अर्दोगन ने एक बात कही है, उसने कहा है कि देखिए अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इजराइल गाजा पे फिर से हमला करता है तो टर्की की पोजीशन दूसरी होगी। अच्छा, होगी कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक देखिए ये दिखाई पड़ा है कि टर्की ने जो कहा है हर चीज पे वो खरा नहीं उतरा है। टर्की ने कहा था कि हम सारा ट्रेड अपना ईरान से ये इजराइल से बंद कर देंगे, लेकिन उसका एक हद तक ही उसने बंद किया और अभी भी वो ट्रेड जारी है। उसके बाद जॉर्डन ने भी, अब देखिए जॉर्डन जब से बीच में देखिए ट्रंप आया पावर में और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, और जो हमारे पहले और दूसरे चैनल वाले उनसे मैं शेयर नहीं कर पाया, मतलब कर ही नहीं सकता था। तो वो जो पूरा डेवलपमेंट है, देखिए उसको मैंने ट्रंप फिनोमेना को भी मैंने एनालाइज किया, और ट्रंप फिनोमेना को एनालाइज करते हुए पूरा मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के में केंद्रित करना चाहता है, वो इस तरह की वॉर्स अब नहीं चाहता। उसका कहीं ना कहीं एक मन भर गया है, या वो ये समझ गया है कि अमेरिका के पास रिसोर्सेज की कमी है, अमेरिका अब और ज़्यादा युद्धों में नहीं जा सकता, उसको बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स करने हैं। अब जैसे एलॉन मस्क उसके साथ जुड़ा है, तो उसको मार्स पे जाना है, उसको स्पेस टेक्नोलॉजी अपनी एक्सप्लोर करनी है, वहां पर फंडिंग चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको लेके चाइना ने डीप सीक करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा एक जैसे चैट जीपीटी की तरह उसको जारी किया, और वो भारी पड़ गया अमेरिका पे। डीप सीक जो है आज की तारीख में अमेरिका पे भारी पड़ गया, ज्यादा वो सस्ता, ज्यादा बेहतर, हर चीज में वो बेहतर निकला। तो अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर है कि अमेरिका इजराइल की उस तरह से मदद नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूं कि इजराइल जो है वो एक सुसाइडल कोर्स पे है। देखिए सुसाइडल कोर्स पे 2 ही लोग होते हैं, या तो मजलूम होता है जिसको शहीद होना है, उसको हार नहीं माननी है, लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाए, अंतिम इंसान तक लड़े, और वो हमास की लाइन है और सारे रेजिस्टेंस की लाइन। दूसरा इजराइल जो जालिम फोर्सेस होती वो क्या करती हैं, वो भी अपना अंतिम दम तक अपनी क्रूरता छोड़ती नहीं है।
अब अंतिम दम उनका क्या होता है? उनका अंतिम दम मतलब नेतन्याहू जब तक घिर ना जाए या सत्ता से उसी के लोग उसको उठा के बाहर ना फेंक दें या बहुत बड़ी मिलिट्री उसकी डिफीट होगी, मतलब डिफीट हो जाए, उसके बाद वो ये लोग सरेंडर करते हैं। इजराइल भी एक दूसरी तरह के कोर्स में, जहां रेस्टर्स जो उसने शहादत को, उसकी जो सोसाइटी है वो शहादत है, उसने शहादत को एक मिशन बना लिया है और जिसको दुनिया की जनता का समर्थन है और उसको ऊपर वाले की ताकत का समर्थन है। और वो जो इजराइल में चीज मिसिंग है वो यही है, इजराइल के पास कोई डिवाइन ग्रेस नहीं है, कोई डिवाइन उसको इस तरह की ब्लेसिंग नहीं है कि इजराइल कुछ कर सके। और उसके लोग रब्बाइस पूरी दुनिया में घूम घूम के चिल्ला रहे हैं, पोप के पास भी पहुंचे कि हम हैं चोजन, हम हैं चोजन आदमी। तो क्रिश्चियन नहीं कहेंगे कि चोजन तो हम हैं, तुम्हारा तो ओल्ड टेस्टिमेंट है, हमारा तो न्यू टेस्टिमेंट है। ये देखिए यहां पर जाके थियोलॉजिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, सोशल लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, हर लेवल पे इजराइल की जो हार है वो बदस्तूर जारी है और इतिहास इसी दिशा में बढ़ रहा है। कल आपसे मैं फिर मुखातिब हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।